गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग 120 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इससे पहले, आज आपका ये 16वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 15 रूल को डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। आज आपका ये 16वां क्लास है और इन दिनों हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का 4 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आपका ये 5वां क्लास है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने में आज हमारा ये 5वां क्लास है। एक क्लास अभी और होगा, यानी कि 6 क्लास। रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने में हमें 6 क्लास लगे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस केवल रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने में हमें 6 क्लास लगा है, ठीक है। तो आज आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन का 5वां क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें से आज हम लोग 16वें रूल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले थोड़ा सा आपको बतला देते हैं। पहले थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसको डिस्कस कर देते हैं। तो देखिए, ये 4 आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम, व्हिच और दैट। ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन है और आपको शुरू से बतलाए हैं कि जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा 2 काम करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में हमेशा ही 2 काम करता है। कौन कौन सा काम करता है? तो एक काम आपका वो कंजंक्शन का करता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके नाम में ही प्रोनाउन शब्द छिपा हुआ है। प्रोनाउन शब्द है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि ये प्रोनाउन है। तो कोई भी प्रोनाउन जो होता है, नाउन प्रोनाउन का एक ही काम होता है, वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमेशा 2 काम करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ रहेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हमेशा ही 2 तरह से होगा। एक तो ये आपका कंजंक्शन होता है। ये जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है, सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन, पहला काम जो होता है ये आपका कंजंक्शन होता है, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या होता है कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होना ही होना है। तो ये दोनों काम करेगा। अगर केवल प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन अगर वो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है तब रिलेटिव प्रोनाउन एक एक्स्ट्रा काम करने लगता है और वो कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। अब एक बात और समझिए, देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें से ये जो हु लिखा हुआ है, इसका यूज आपका जब भी होगा तो सब्जेक्ट के रूप में होता है। ये जो हुम लिखा हुआ है, इसका यूज आपका जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। विच का यूज जब भी होता है तो ये आपके सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। और ये जो दैट लिखा हुआ है, इसका यूज भी या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है, देखिए सब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये कंजंक्शन भी होता है। तो ये हमेशा 2 काम करेगा, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस हमने लिखा, देखिए हमने 2 सेंटेंस लिखा। एक सेंटेंस हमने यहाँ पर ये लिखा, आई मेट द बॉय हु हेल्प्ड मी, और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, आई मेट द बॉय हुम आई हेल्प्ड। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको पता है कि हु भी रिलेटिव प्रोनाउन है और हुम भी आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ही 2 काम करता है। कौन कौन सा काम? एक काम
ये कंजंक्शन का करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। तो देखिए एक सेंटेंस उधर है, एक सेंटेंस इधर है, दोनों को जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन है। दूसरा काम करेगा कि ये या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए ये जो हु लिखा हुआ इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये जो वर्ब लिखी हुई है इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। ये वाला यहाँ पर देखिए ये जो आपकी यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, और तो इस वर्ब के लिए देखिए यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए ये आई आपका सब्जेक्ट है, हेल्प्ड आपका यहाँ पर वर्ब है, और ये वाला जो लिखा हुआ हुम लिखा हुआ ये हुम आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हुम आपका ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कंजंक्शन तो है ही, देखिए दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और कंजंक्शन के साथ साथ ये देखिए सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अब एक बात और समझिए, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए, ठीक है ना। बाद वाले क्लॉज के लिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लॉज बनाता है उस क्लॉज को हम लोग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, और रिलेटिव क्लॉज का यूज सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो याद रखिएगा ये जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं करेगा, हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए करेगा। तो बाद वाले क्लॉज के लिए इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया और इस वर्ब का ये यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन भी होता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होता है। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब आइए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, लता इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड हु लिव्स इन पटना। लता मेरी एक अच्छी दोस्त है और जो कहाँ रहती है, पटना में रहती है, ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है, लिव्स लिखा हुआ, ये जो आपका यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, और इस वर्ब का देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। तो एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस देखिए इधर है, दोनों सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। अब सोचिए एक बात कि अगर ये ऑलरेडी कंजंक्शन है तो फिर ये एंड किस लिए है, एंड भी तो कंजंक्शन होता है, एंड भी आपका क्या है, कंजंक्शन है। तो दो सेंटेंस अगर है तो दो सेंटेंस में एक ही कंजंक्शन की जरूरत होती है। ध्यान दीजिएगा अगर दो सेंटेंस है तो दो सेंटेंस में एक ही कंजंक्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो दो कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको सही कैसे करें, तो इसको सही करने का दोनों में से एक कंजंक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यू विल हैव टू रिमूव वन कंजंक्शन। तो आपको दोनों में से किसी एक कंजंक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपने इस कंजंक्शन को हटा दिया तो देखिए इस वर्ब का सब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा। ये जो वर्ब है लिव्स, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी आपका गायब हो जाएगा। तो आप इसको नहीं हटा सकते हैं, आपको किसको हटाना पड़ेगा, एंड को हटाना पड़ेगा। इस एंड को यहाँ से क्या कीजिए, आप हटा दीजिए। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में होता है, इसके साथ किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। हम आपसे यह नहीं कह रहे कि रिलेटिव प्रोनाउन है तो दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा। अगर वो दो ही सेंटेंस है तब, अगर दो सेंटेंस है तब वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के साथ किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं हो सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए हमने लिखा आई ऑफर्ड हिम अ गुड डील, मैंने उसे एक अच्छा डील ऑफर किया, बट विच ही डिक्लाइंड, लेकिन जिसे उसने क्या किया, इनकार कर दिया, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, देखिए ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन देखिए आपका यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, और इस वर्ब का देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये कंजंक्शन भी है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आपको पता है बट भी आपका कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कॉन्ट्रास्ट को बतलाता है। तो देखिए ये भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन है। बताइए दो सेंटेंस में दो कंजंक्शन का यूज होगा क्या, नहीं होगा, ये गलत हो गया सेंटेंस, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो इसको सही करने का क्या तरीका है, इसको सही करने का तरीका है कि आप यहाँ से क्या कीजिए, ये जो बट लिखा हुआ है इस बट को आप यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या है, सही है।
आप चाहे तो बट को रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बट को आपको हटा दीजिएगा तो हटाना ही है, नहीं, आप चाहे तो बट को रख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप बट को रखना चाहते हैं तो आपको विच को हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर सोचिए, अगर आप विच को हटा दीजिएगा तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इसको हटाइए और इस वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट दे दीजिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा, सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, तो देखिए इस वर्ब का यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट दे दिए, हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो इसको दो तरीके से सही किया जा सकता है, या तो आप बट को यहाँ से हटा दीजिए, या नहीं तो बट को रखना चाहते हैं तो विच को हटाइए और एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर दे दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं, इसको देखिए लिखा हुआ है, ये बैंक में पूछा था, ये आपके बैंक में पूछा हुआ था। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है द मैन हैड मेनी पेट्स, उस आदमी के पास बहुत सारे पेट्स थे। पेट्स मतलब होता है पालतू जानवर, ठीक है। एंड विच ही वुड फीड एवरी डे बिफोर गोइंग टू वर्क, जिसे वो खिलाता था काम पर जाने से पहले, डेली खिलाता था। अब एक बात समझिएगा, देखिए ये जो यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये विच आपका यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये इस वर्ब का, देखिए ये जो वर्ब यहाँ पर लिखी हुई है, इस वर्ब के लिए ये ऑब्जेक्ट है। ये जो वर्ब है, इस वर्ब का यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, यानी कंजंक्शन भी है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर एक कंजंक्शन और लिखा हुआ है, बताइए उसकी क्या जरूरत है? दो सेंटेंस में तो दो ही कंजंक्शन होना चाहिए ना, दो सेंटेंस में दो कंजंक्शन, दो सेंटेंस में एक ही कंजंक्शन होना चाहिए। लेकिन देखिए दो सेंटेंस है, उसमें दो कंजंक्शन है, तो ये गलत हो गया। इसको सही करने का फिर वही तरीका, आप चाहें तो यहां से एंड को हटा दीजिए, ये जो एंड लिखा हुआ है, आप एंड को यहां से क्या कीजिए, हटा दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अगर आप एंड को रखना चाहते हैं तब यहां से विच को हटा दीजिए, और विच को हटाइएगा तो चूंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी गायब हो जाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंड ही वुड फीड देम। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड ही वुड फीड देम एवरी डे। अब आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि कंजंक्शन का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन का काम करता है, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके साथ किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं हो सकता है। दो सेंटेंस में अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन है तब उसके साथ किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं हो सकता है। क्लियर? अब अगला पॉइंट देखिए, हमने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ, दिस इज द बुक विच आई बॉट इट फॉर यू। हमने ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा, ठीक है ना। अभी आपको बतलाए थे, अभी हमने आपको क्या बतलाया कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर सेंटेंस में है तो वो हमेशा दो काम करता है। कौन कौन सा काम करेगा? तो एक काम कंजंक्शन का करता है, और दूसरा काम या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कंजंक्शन है या नहीं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और देखिए एक सेंटेंस उधर है और एक सेंटेंस इधर है, तो ये कंजंक्शन तो हो ही गया, ठीक है ना। तो एक काम ये कर गया, कौन सा काम? कंजंक्शन का काम कर गया। अब हमको ये देखना कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दो काम करेगा, एक काम कंजंक्शन का और दूसरा काम या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। तो कंजंक्शन तो है ही, अब दूसरा काम देखते हैं ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि विच तो दोनों चीज का ना काम करता है। विच आपका सब्जेक्ट भी होता है और विच आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे कि ये आपको अभी हमने बतलाया था, ये वाला पोर्शन देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया, देखिए विच आपका सब्जेक्ट भी है और विच आपका क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, दोनों चीज है। तो अब हम ये पता लगा लेते हैं कि यहां पर ये जो विच लिखी हुई है, यहां पर ये जो विच लिखी हुई है, ये जो विच यहां पर लिखी हुई है, ये क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? कंजंक्शन तो है ही। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि सब्जेक्ट देखिए यहां पर आई लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट आपका पहले से लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट नहीं हो सकता है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो ही चीज का ऑब्जेक्ट होता है, समझिएगा।
अगर कहीं पर कोई वर्ब है, अगर कहीं पर कोई वर्ब है या अगर कहीं पर कोई प्रीपोजिशन है, तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट का यूज होता है, तीसरा किसी का यूज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर और तीसरा कहीं यूज नहीं होता है, या तो वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो हम ये देख लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है तो किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, ध्यान दीजिए ये जो वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए पहले से लिखा हुआ है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर इट लिखा हुआ है, तो ये जो विच है ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। अब किसका बनेगा? प्रीपोजिशन का। तो देखिए ये जो यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर लिखा हुआ है, ये प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए इस वर्ब का भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी पहले से लिखा हुआ है। तो अब ये किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? ना तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है और ना ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, दोनों में से किसी का ऑब्जेक्ट ये नहीं बन सकता है। तो सेंटेंस तो गलत हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। अब एक बात समझिए, देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। इसी बुक के लिए देखिए इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, और इसी बुक के लिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक है इसी बुक के लिए देखिए यहाँ पर इट का यूज हुआ है, इसी बुक के लिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है? इट का भी यूज हुआ है। फिर से समझिएगा, इसी बुक के लिए विच का यूज हुआ है और इसी बुक के लिए देखिए यहाँ इट का भी यूज हुआ है। तो रूल कहता है कि अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाए, समझिएगा, अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तब उसी नाउन के लिए फिर से दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। फिर से समझिएगा, यदि किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो तब उसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो इट लिखा हुआ है, इस इट को यहाँ से क्या कीजिए? हटा दीजिए। ये जो इट लिखा हुआ है इस इट को यहाँ से हटा दीजिए। अब जैसे ही आप इट को हटाते हैं तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी गायब हो गया। अब ये विच जो है इस वर्ब का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ये जो वर्ब है इस वर्ब का ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तब उसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं पर कोई नाउन लिखा हुआ है और इस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया, अगर इस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया, ठीक है, तो फिर से इसी नाउन के लिए कोई दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो गया हो तब इसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, देखिए एक चीज समझिएगा, विच आपका दोनों चीज होता है, सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ये जो हुम लिखा हुआ ये हुम आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। हुम आपका क्या होता है? हुम आपका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो किसका ऑब्जेक्ट होगा? तो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, बस दो ही चीज का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वह या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है या नहीं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? अब देखिए ये जो यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, ये जो यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, ये वर्ब, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और ये जो यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखी हुई है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। तो ये ना तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है ना ही इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, जो कि पहले से लिखा हुआ है। तो फिर अब ये किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर? अब एक बात समझिए, देखिए ये जो पीपल लिखा हुआ है, इसी पीपल के लिए ध्यान दीजिएगा, इसी पीपल के लिए देखिए यहाँ हुम का यूज हुआ है। कैसे पता चला इस पीपल के लिए हुम का यूज हुआ है? तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एंटीसीडेंट के लिए होता है, ठीक है ना? आप पढ़े हुए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज एंटीसीडेंट के लिए होता है। अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन में कोई दिक्कत है तो पिछला जो 4 क्लास हुआ है आप उसको देख सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए इसी पीपल के लिए whom का यूज हुआ है, और इसी पीपल के लिए देखिए यहाँ से फिर से them का यूज हुआ है, इसी पीपल के लिए यहाँ them का भी यूज हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तब उसी नाउन के लिए फिर से प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तब यहाँ से आप ये जो them लिखा हुआ है, इस them को यहाँ से क्या कीजिए, हटा दीजिए। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। अब जैसे ही देम हटा तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट गायब हो गया। अब ये हुम क्या है, इस वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। सेंटेंस आपका सही हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए, लिखा हुआ है दे आर लुकिंग फॉर द बैग विच इट इज सीन इन दिस वीडियो, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर देखिए विच लिखा हुआ है, ये वाला विच यहां पर लिखा हुआ है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। देखिए एक सेंटेंस उधर, एक सेंटेंस इधर, दो सेंटेंस को ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है। अब ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि विच तो दोनों चीज का काम करता है, या सब्जेक्ट का, तो ये या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अब हम ये पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या है, इट, ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है सब्जेक्ट। ठीक है। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर देखिए ये सी वर्ब लिखा हुआ है, इस वर्ब का ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपका सेंटेंस क्या है, कैसे बना सी वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो देखिए आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये आपका यहां पर सब्जेक्ट है, ये वाला पोर्शन देखिए आपका यहाँ पर वर्ब है, और ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इस वर्ब के पास यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सी वर्ब जो होती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ भी तो सी वर्ब लिखा हुआ है, तो इस वर्ब का ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और आपका सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन थोड़ा सा झोल झाल है, थोड़ा सा झोल झाल है। कैसे, समझिए। एक सेंटेंस लिखते हैं, आई ईट अ मैंगो, और दूसरा सेंटेंस लिखे हैं अ मैंगो इज इटन बाय मी। थोड़ा बहुत भी आप इंग्लिश जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव में है, ये सेंटेंस पैसिव में है। ठीक है ना। थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सेंटेंस एक्टिव में है और ये सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव में है। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ आई जो लिखा हुआ ये आपका सब्जेक्ट है, ईट जो लिखा हुआ ये आपका वर्ब है, और ये जो मैंगो लिखा हुआ, अ मैंगो लिखा हुआ, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये वाला पोर्शन आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आइए, देखिए अ मैंगो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अ मैंगो यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट हो गया। इज इटेन लिखा हुआ, ये इज इटेन आपका यहाँ पर वर्ब हो गया, और ये जो मी लिखा हुआ, ये मी आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो बाय लिखा हुआ, ये बाय आपका यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो किसका ऑब्जेक्ट है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कोई भी प्रीपोजिशन बिना ऑब्जेक्ट का नहीं आता है, और ऑब्जेक्ट का यूज दो ही जगह किया जाता है, या तो वर्ब के बाद या नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद। तो इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए ये जो बाय लिखा हुआ है ये प्रीपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है। अब आप हमको ये बतला दीजिए कि ये जो वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, नहीं है ऑब्जेक्ट, इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, तो हाँ इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए,
अगर कहीं कोई सेंटेंस पैसिव में लिखी हुई है तो पैसिव सेंटेंस में जो वर्ब होती है उस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पैसिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, केवल एक्टिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी तो पैसिव में लिखा हुआ है, इज सीन लिखा हुआ है, ये भी क्या है, पैसिव में लिखा हुआ है। तो अगर ये पैसिव में है तो बताइए इसका ऑब्जेक्ट ये कभी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि पैसिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। पैसिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ये वर्ब आपका पैसिव है तो इसके पास तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। पैसिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये वर्ब भी तो पैसिव में लिखा हुआ है, बी वर्ब के बाद V3 लिखा हुआ है, बी वर्ब के बाद V3, तो ये वर्ब भी तो पैसिव में है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है, तब तो झोल झाल हो गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए बैग लिखा हुआ है और इसी बैग के लिए देखिए यहाँ विच का यूज हुआ है। ये जो बैग है इसी बैग के लिए यहाँ विच का यूज हुआ है, और गौर कीजिएगा इसी बैग के लिए यहाँ इट का भी यूज हुआ है, इसी बैग के लिए इट का भी यूज हुआ है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तब उसी नाउन के लिए फिर से किसी प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ से इट को क्या कीजिए, हटा दीजिए। ये जो इट लिखा हुआ है इट को यहाँ से हटा दीजिए। अब जैसे ही इट यहाँ से हटा, अब इज वर्ब का ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट खोज रहे थे, लेकिन अब ये क्या बन गया, इट इस वर्ब का क्या बन गया, ये सब्जेक्ट बन गया, और हमारा सेंटेंस सही हो गया, हमारा सेंटेंस सही हो गया। तो अभी हमने 2 पॉइंट पढ़ा। कौन कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट ये पढ़ा कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके साथ किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी एक कंजंक्शन होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी नाउन या किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तब उसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। क्लियर? अगला पॉइंट आइए, ये हमने लिखा है, ठीक है ना। इसको देखिए और देखकर बताइए कहाँ गलती है इसमें। इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही है, दोनों गलत है, बता दीजिए। दोनों सही है, दोनों गलत है, जल्दी से बता दीजिए। तो ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस, जो कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। दूसरा लिखा हुआ है माई अंकल यूज टू ट्रस्ट हुम ही वुड मीट, मेरे अंकल भरोसा कर लिया करते थे जिससे भी वो मिलते थे। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है लिखा हुआ है, ये आपका हु आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, और ये जो हुम लिखा हुआ है ये भी आपका यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमको एक बात बताइए, क्या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन बिना एंटीसीडेंट का आता है? नहीं आता है। अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके ठीक पहले कोई ना कोई एक नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा एंटीसीडेंट के लिए होता है। अब बताइए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है क्या? कोई नाउन प्रोनाउन है? नहीं है। एंटीसीडेंट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब देखिए ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, तो बताइए इसके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है? नहीं है, तो ये भी सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि एंटीसीडेंट है ही नहीं। दोनों सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीसीडेंट तो है ही नहीं, तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको हमको सही करना है, अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, सही करना है। तो कैसे सही करेंगे? तो हमको इसका रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हम दे देंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट दे देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हमको अब हमें ये सोचना है कि इसका एंटीसीडेंट हो क्या, क्या हम एंटीसीडेंट दें, कौन सा एंटीसीडेंट दें। सोचने वाली बात है कि यहाँ पर एंटीसीडेंट के रूप में हम क्या लिखें जो कि हमारा क्या हो, सही हो। याद कीजिए एक चीज़ आपको बतलाए थे, जब प्रोनाउन आप पढ़े होंगे तो उसमें आप एक पढ़े होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज नाउन के लिए होता है, तो अगर कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो उसका यूज किसी इंडेफिनिट नाउन के लिए होगा। जैसे ये समझिए, देखिए आप पढ़े होंगे बडी, वन और थिंग से बनने वाला प्रोनाउन, बडी से बनने वाला प्रोनाउन, आप पढ़े होंगे वन से बनने वाला प्रोनाउन, और आप पढ़े होंगे थिंग से बनने वाला प्रोनाउन। बडी, वन और थिंग से बनने वाला प्रोनाउन, ये चीज आप पढ़े हैं। टोटल इससे 12 प्रोनाउन बनता है,
बडी वन और थिंग से बनने वाला टोटल 12 प्रोनाउन बनता है। बडी से कौन कौन? समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। वन से समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन। और थिंग से समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। टोटल 12 प्रोनाउन बनता है और ये 12 का 12 प्रोनाउन आपका सिंगुलर होता है। ये 12 का 12 प्रोनाउन जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। इसमें से इस दोनों का यूज यानी कि 8 प्रोनाउन का यूज जब भी होगा तो किसी पर्सन के लिए होगा। इसका यूज जब भी होता है तो किसी पर्सन के लिए होता है, और इसका यूज जब भी होगा, 4 प्रोनाउन का यूज जब भी होगा तो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। इसका यूज जब भी होगा तो किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम लोग इंडेफिनिट नाउन के लिए करते हैं, वैसा नाउन जो इंडेफिनिट हो, मतलब अनिश्चित हो। कैसे? ऐसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हम लोग बोलते हैं कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब वो कौन है दरवाजा खटखटाने वाला हमको नहीं पता है। अगर हमें पता होता कि वो दरवाजा खटखटाने वाला पापा है, मम्मी है, भैया है, दीदी है, मोहन है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, सीधे कहते पापा दरवाजा खटखटा रहे हैं, भैया दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन हमको वो नहीं पता है, तभी हम कह रहे हैं कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। और ये जो कोई वर्ड है तो हम लोग क्या बोलते हैं? समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो ये जो समवन वर्ड का यूज किए हैं, कोई वर्ड का यूज किए हैं, किसके लिए? वो उस पर्सन के लिए जो दरवाजा खटखटा रहा है, और वो पर्सन क्या है? नाउन है। तो उस नाउन के लिए जो वर्ड हम समवन लिखे हैं, यही आपका क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कोई गाना गा रहा है, हमें नहीं पता है कौन गाना गा रहा है। अगर हमें पता होता कि राधा गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, मीता गाना गा रही है, कविता गाना गा रही है, तो हम कभी ये नहीं कहते कि कोई गाना गा रहा है, सीधे हम कहते कि सीता गाना गा रही है, मोहन गाना गा रहा है। हमको नहीं पता है कि वो गाने वाला कौन है, तभी हम कह रहे हैं कि कोई गाना गा रहा है, समवन इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो वो जो नाउन इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, उसके बदले जो प्रोनाउन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर? अब आइए यहाँ, अब हमें ये सोचना है कि इसका एंटीसीडेंट हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा कि हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। जो कड़ी मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं तो उनको सफलता मिलती है? क्या वो हम हैं? क्या हम कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी? क्या आप वो हैं? आप कड़ी मेहनत कीजिएगा तो सफलता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या आपका दोस्त? क्या आपके कोई रिश्तेदार? बिल्कुल। तो कोई भी आदमी जो कड़ी मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। वो हम हो, आप हो, आपके फादर हो, आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो, जो कड़ी मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। तो इसका एंटीसीडेंट कोई ऐसा है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। वो कोई ना कोई इंडेफिनिट है। तो इसका एंटीसीडेंट कोई ना कोई एक इंडेफिनिट है। तो आप यहां पर लिख दीजिए एनीवन। एनीवन हु वर्क्स हार्ड गेट सक्सेस। सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। आप वहां दोज भी लिख सकते हैं, दोज हु, तब आपको यहाँ पर वर्क लिखना पड़ेगा और यहाँ पर गेट लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप वहां पर एनीवन लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। अब यहाँ देखिए कर रहा है माई अंकल यूज्ड टू ट्रस्ट। यूज्ड टू पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को बतलाने के लिए। माई अंकल यूज्ड टू ट्रस्ट, मेरे अंकल भरोसा कर लिया करते थे। whom he would meet, जिससे भी वो मिलते थे उस पर भरोसा कर लेते थे। किस पर? अगर वो हमसे मिलते थे हम पर भी भरोसा करते थे, आपसे मिलते थे आप पर भी भरोसा करते थे, उससे मिलते थे उस पर भी भरोसा करते थे। यानी कोई भी आदमी जिससे वो मिलते थे उस पर क्या करते थे? भरोसा कर लेते थे। तो बताइए इसका एंटीसीडेंट कोई डेफिनेट हुआ? नहीं हुआ। तब यहां लिख देंगे एनीवन। आप लिख दीजिए एनीवन ही वुड मीट। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। तो याद रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट इंडेफिनिट है। यहां भी इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है? इंडेफिनिट है। अब आइए खेला। अब देखिए ये जो आपने लिखा है एनीवन हु, आप चाहे तो इसके बदले ये जो एनीवन हु लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसके बदले हु एवर भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसके बदले हु एवर भी लिख सकते हैं। एनीवन हुम जो आपने यहां पर ये लिखा है, आपने ये जो एनीवन हुम लिखा है, आप चाहे तो इसके बदले हुम एवर भी लिख सकते हैं।
आप चाहें तो इसके बदले whom ever भी लिख सकते हैं। Whoever works hard gets success, whomever works hard, whomever he would meet, कुछ भी लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। ठीक है, तो अब समझिएगा ये जो whoever लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो whoever लिखा हुआ है, ये जो whoever लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसके बदले आप लिख सकते हैं anyone who, आप चाहे तो इसके बदले लिख सकते हैं anyone who। ये जो whomever लिखा हुआ है, इसके बदले आप चाहे तो लिख सकते हैं anyone whom, इसके बदले आप लिख सकते हैं anyone whom। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये वाला आपका कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई इंडेफिनिट पर्सन या थिंग हो। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई इंडेफिनिट पर्सन या थिंग होता है, तब हम लोग कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये भी सही है और ये भी आपका क्या है, सही है, लेकिन आजकल एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कब करेंगे, जब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई इंडेफिनिट हो। अगर डेफिनिट हो गया एंटीसीडेंट, तब हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। फिर से समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कोई डेफिनिट हो गया, तब हम लोग फिर इसका यूज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब इंडेफिनिट होगा तभी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। और भी होते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, कौन कौन सा, ये देखिए, ये वाला एनीवन हु के स्थान पर आप चाहे तो whoever लिख सकते हैं, एनीवन whom के स्थान पर आप चाहे तो whomever लिख सकते हैं, और एनीथिंग which के स्थान पर आप चाहे तो whichever लिख सकते हैं, और एनीथिंग that के स्थान पर whatever या what लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग तब करते हैं जब उसका एंटीसीडेंट क्या हो, इंडेफिनिट हो। देखिए ये सब का सब आपका क्या है, इंडेफिनिट है। क्लियर। एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, वी वॉच द मूवी विच एवर आर फ्रेंड्स हैड रिकमेंडेड। हमने उस मूवी को देखा जो हमारे दोस्त ने रिकमेंड किया था। अब देखिए ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, और अभी आपको बतलाया कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं, जब उसका एंटीसीडेंट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं दिया गया हो और वो कोई इंडेफिनिट हो। ठीक है, लेकिन इसका एंटीसीडेंट तो ऑलरेडी यहाँ मूवी दिया हुआ है, यहाँ पर एंटीसीडेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फिर इसमें ऑलरेडी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में ऑलरेडी एंटीसीडेंट छिपा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें ऑलरेडी एंटीसीडेंट छिपा हुआ है, इसके पहले आप एंटीसीडेंट नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसका एंटीसीडेंट तो ऑलरेडी यहाँ पर एंटीसीडेंट लिखा हुआ है। अगर एंटीसीडेंट लिखा हुआ है तो ये जो विच एवर लिखा हुआ है ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसके स्थान पर आप केवल क्या कर दीजिए, विच कर दीजिए, केवल विच कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। क्लियर। इसको देखिए, करा कि यू शुडंट बिलीव विच ही टेल्स यू। अब देखिए यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका एंटीसीडेंट देखिए इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं, कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं। तब इसको क्या कीजिए, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में चेंज कर दीजिए। तो ये जो आपका यहाँ पर विच लिखा हुआ है, आप यहां चाहें तो आप लिख सकते हैं वॉट एवर। आप चाहें तो यहां वॉट एवर लिख दीजिए, या नहीं तो आप चाहें तो वॉट लिख दीजिए, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने आज 3 पॉइंट पढ़ा। कौन कौन सा 3 पॉइंट पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन ऑलरेडी एक कंजंक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑलरेडी एक कंजंक्शन होता है और इसके साथ किसी दूसरे कंजंक्शन का यूज नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो जाता है तो इसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, इसी नाउन के लिए फिर से किसी दूसरे प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग तब करते हैं जब इसका एंटीसीडेंट कोई इंडेफिनिट हो। इसका मतलब ये हो गया इंडेफिनिट एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज केवल तब करते हैं जब उसका एंटीसीडेंट क्या हो, कोई इंडेफिनिट हो। ये 3 पॉइंट हमने पढ़ा है।
तो आज इतना ही रखते हैं। एक क्लास आपका और लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का एक क्लास अभी आपका और बचा हुआ है। तो देखिए केवल रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने में हमें 6 क्लास लग रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो बोर्ड पीडीएफ है, आप चाहे तो ये बोर्ड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, बोर्ड पीडीएफ अभी आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो आज भर हम लोग रखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का एक क्लास बचा हुआ है, जल्दी ही उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।